नमस्कार। गाज़ा और इज़राइल का युद्ध, इसके बारे में तो हम सब ने सुना ही है ना, कि क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन क्या हमने ये सोचा है कि इस एक लड़ाई ने सिर्फ मिडिल ईस्ट को ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का पावर बैलेंस कैसे हिला के रख दिया? पर्दे के पीछे बहुत कुछ बदला है, और आज हम उन्हीं छुपी हुई कड़ियों को जोड़ने वाले हैं। देखिए, इस युद्ध की हेडलाइंस तो सबने पढ़ी हैं, पर असली सवाल तो ये है कि इसने असल में मिडिल ईस्ट और बाकी दुनिया में पावर बैलेंस को बदला कैसे, और सबसे जरूरी, भारत जैसे देशों पर इसका क्या असर हुआ। चलिए, आज उन चीजों को समझते हैं जिन पर ज्यादातर लोगों का ध्यान गया ही नहीं। तो कहानी शुरू होती है 7 अक्टूबर 2023 से। इसी दिन हमास ने इज़राइल पर एक बड़ा हमला किया। जवाब में इज़राइल ने एक लंबा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया, और नतीजे बहुत ही भयानक थे। पर यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, असल में ये एक ग्लोबल चेन रिएक्शन की बस शुरुआत थी। अब इसे समझने के लिए डोमिनो इफेक्ट के बारे में सोचना होगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप डोमिनो की लाइन में एक को गिराते हैं और फिर सारे एक के बाद एक गिरते चले जाते हैं। ठीक इसी तरह इस एक लड़ाई ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। तो सबसे पहली लहर, उसने सीधा सीधा मिडिल ईस्ट पर असर डाला। इस युद्ध ने वहां का पावर इक्वेशन तुरंत बदल कर रख दिया। चलिए देखते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। देखिए, एक बहुत जरूरी बात यह है कि ये लड़ाई सिर्फ इजराइल और हमास के बीच ही नहीं रही। इसने फौरन ईरान के सपोर्ट वाले गुटों के पूरे नेटवर्क को एक्टिवेट कर दिया, जिसे एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस भी कहते हैं। हिजबुल्लाह, हुती, सीरियाई मिलिशिया, सब के सब इसमें कूद पड़े, और देखते ही देखते ये लड़ाई एक बड़े रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील हो गई। और इसका एक ऐसा नतीजा निकला जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी। सीरिया में सत्ता बदल गई। बशर अल असद की सरकार गिरते ही सीरिया में ईरान और रूस का दबदबा एकदम से कम हो गया, और इसमें तुर्की और वेस्टर्न देशों के लिए कह सकते हैं कि एक नया दरवाजा खोल दिया। अब जब ये पावर वैक्यूम बना, तो कतर और तुर्की जैसे देशों को एक स्ट्रैटेजिक मौका मिल गया। जो पुराने प्लेयर्स थे वो तो साइड हो गए। ऐसे में इन दोनों देशों ने आगे आकर सीज फायर और बातचीत में एक अहम रोल निभाया और रीजनल पीस मेकर बनकर उभर। तो कुल मिला के इस लड़ाई ने मिडिल ईस्ट में कौन जीता और कौन हारा, इसकी पूरी तस्वीर ही बदल दी। तुर्की, कतर और मिस्र, ये तो बन गए बड़े मध्यस्थ। अमेरिका ने भी इस रीजन में अपनी मौजूदगी फिर से मजबूत कर ली। वहीं दूसरी तरफ ईरान, रूस, हमास और हिजबुल्लाह, ये सब कमजोर पड़ गए। और इजराइल, उसे मिलिट्री जीत तो मिली, लेकिन डिप्लोमेटिक तौर पर वो दुनिया में काफी अकेला पड़ गया। तो ये तो थी पहली लहर, जो मिडिल ईस्ट तक ही सीमित थी। अब बात करते हैं दूसरी लहर की। ये लहर ग्लोबल सुपर पावर्स तक कैसे पहुंची, और कैसे इसने उन्हें अपनी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी बदलने पर मजबूर कर दिया। देखिए, लड़ाई से पहले अमेरिका का पूरा फोकस मिडिल ईस्ट से हटकर इंडो पैसिफिक पर शिफ्ट हो रहा था, लेकिन इस लड़ाई ने उसे वापस खींच लिया, और उसे मिडिल ईस्ट में पूरी तरह से दोबारा उलझना पड़ा। इससे अमेरिका के जो भी लॉन्ग टर्म फॉरेन पॉलिसी प्लान्स थे, वो सब गड़बड़ा गए। अब बात चीन की। चीन ने कुछ ही समय पहले ईरान और सऊदी अरब के बीच एक बहुत बड़ी डील करवाई थी। वो एक नए पीसमेकर के तौर पर उभर रहा था, लेकिन इस लड़ाई की वजह से वो अचानक साइडलाइन हो गया। उसकी ये जो नई भूमिका थी, उस पर एक तरह से ब्रेक लग गया। और रूस, वो तो पहले से ही यूक्रेन वॉर में फंसा हुआ था। ऊपर से जब सीरिया में उसका साथी यानी असद का शासन गिरा, तो मिडिल ईस्ट में उसका असर लगभग खत्म हो गया। उसका जो एक मजबूत गढ़ था, वो भी हाथ से निकल गया। लेकिन यह सब सिर्फ जियोपॉलिटिक्स तक ही सीमित नहीं था। इन बदलावों ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को भी एक जोर का झटका दिया, जिसका असर हम सब पर पड़ा। जैसे जब अमेरिका ने रूस की बड़ी बड़ी तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर बैन लगाया, तो दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें 5% तक बढ़ गईं। ये अमेरिका का एक सोची समझी चाल थी, ताकि भारत जैसे देशों पर प्रेशर बनाया जा सके कि वो रूस के साथ अपने रिश्तों के बारे में दोबारा सोचें। और इसका असर सीधा सीधा भारत की इकोनॉमी पर पड़ा। देखिए, होता क्या है कि जब कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है, तो भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है। अब तेल खरीदने के लिए हमें ज्यादा डॉलर चाहिए होते हैं, जिससे मार्केट में डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है। और जब डॉलर की डिमांड बढ़ती है, तो भारतीय रुपए की कीमत गिर जाती है। ये एक सीधी सादी चेन है। अमेरिका ने भारत पर प्रेशर बनाने के लिए कुछ ठोस कदम भी उठाए। उसने भारतीय सामानों पर 50% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया। साथ ही भारत को तेल सप्लाई करने वाली मेन रूसी कंपनियों पर भी बैन लगा दिया। लेकिन इसके साथ एक ऑफर भी था। अगर भारत रूस से सस्ता तेल खरीदना बंद कर दे, तो ये टैरिफ घटा के 15% कर दिया जाएगा। तो इन सब का मतलब क्या है?
हम कहाँ खड़े हैं। एक बात तो साफ है, इस एक लड़ाई ने कुछ ऐसे लॉन्ग टर्म और सिस्टमैटिक बदलाव किए हैं जो शायद एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ इशारा कर रहे हैं। इस लड़ाई के जो असर हैं वो बहुत गहरे और शायद परमानेंट हैं। डिप्लोमेटिक लेवल पर देखें तो फिलिस्तीनी राज्य को दुनिया में ज्यादा पहचान मिली। सिक्योरिटी के लिहाज से परमाणु हथियारों को लेकर एक नई बहस छिड़ गई और ह्यूमैनिटेरियन लेवल पर गाजा में यूएन के इतिहास के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशंस में से एक चलाना पड़ा। तो आखिरी सवाल यही है, क्या ये सिर्फ एक और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट का नतीजा है या हम वाकई एक नए और परमानेंट वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत देख रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचना होगा, क्योंकि इसके असर हमें आने वाले कई सालों तक देखने को मिलेंगे।